चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको 2018 का HY सेट हल करवाया था 4 नंबर तक। 5वें नंबर से हल करेंगे हम, ठीक है। तो जो समय को लास्ट नहीं करेंगे और 5वें नंबर हल करेंगे। 5वें नंबर में आपको माध्य निकालना है और छोटी बीज से निकालना है। तो समांतर माध्य 3 तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक लॉन्ग मेथड है आपका, एक कल्पित विधि है, एक पद विचलन है, ठीक है ना बेटा। एक लॉन्ग मेथड होता है, एक आपका पद विचलन है और एक आपका कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना, जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। तो इसको यहाँ से शॉर्टकट मेथड से हल करना है। तो ये 5 का का नंबर है, पहला 5 का का है और वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है, बारंबारता, ठीक। यहां से आपको समांतर माध्य निकालना है। तो वर्ग अंतराल क्या दिया बेटा? 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा इसकी? 4, 4, 7, 20, 12, 8, 5। इसकी ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, ये हो गया, इसकी ये है और इसकी ये और इसकी ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से आपको छोटी विधि से समांतर माध्य निकालना है। तो छोटी विधि का जो फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ गुणे h, ठीक। तो यहां से d निकालना है आपको। तो d बराबर होता है xi माइनस a, ठीक। और h क्या होता है? इस वर्ग अंतराल का अंतर कितने का बेटा? h बराबर 10 का चल रहा है। h बराबर कितने का चल रहा है? 10 का चल रहा है। तो पहले आप यहां से xi निकाल लीजिए। और xi निकालने के लिए क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। तो निम्न सीमा क्या है? 0 प्लस 10 बराबर 2 और डिवाइड करते हैं 0 प्लस 10 बटे 2 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक। फिर 20 10 30 बटे 2 अर्थात 15, फिर 20 प्लस 30 इक्वल 25। इसमें 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पर क्या 35, फिर क्या हो जाएगा 45, फिर 55 और ये 65। और कल्पित माध्य a मान लेते हैं। a में xi में a मानेंगे। किसे मानेंगे? आपको xi में। और xi में आप किसी को भी a मान सकते हैं, सोल्यूशन आपका मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? ऐसा कोई 20 का पद मानते हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाए बच्चों। तो यहां से a बराबर हो जाएगा ये 35। अब क्या करना है? आपको d निकालना है। और d निकालने के लिए क्या होता है? xi माइनस a। तो यहां से d, x ये a है और ये xi, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे? 5 माइनस 35 बराबर माइनस के 30, फिर 15 घटाएंगे 35 में तो माइनस के 20, फिर 10 आ जाएगा, फिर 0, फिर प्लस के 10, प्लस के 20, प्लस के 30, ठीक। ओके। अब यहां से क्या करना है? f गुणे d करना है, f गुणे d करना है। तो f गुणे d कैसे होगा बेटा? देखो ये f है आपका और ये आपका d है, तो माइनस 120, फिर यहां पर करेंगे माइनस का 80, फिर यहां पर हो जाएगा 70, ये 0, 120, 160 और 150, ठीक। अब यहां से समेशन भी बोलते हैं, एफ डी इक्वल, इसको ऐड करते हैं। तो माइनस वाला माइनस तरफ ऐड करते हैं तो 120 और 80 200 270 हो जाएगा बेटा। ये माइनस के कितने? 270 और फिर 120 और 160 और 150, इनको ऐड कर लो। 120
160 और 150, 0 6 5 11 2 13 हासिल 1 2 1 3 1 4 430। इसमें 430 में इसको क्या करते बेटा घटाए तो 0, 13 में 7 गए 6, 160 आ जाएगा बेटा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 160। कितना आ जाएगा 160, ये हो गया। अब यहाँ से आपको सिग्मा एफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो समेशन एफ निकाल लो बेटा यहाँ पर। तो ये 4 4 8 7 15 35 12 47 8 55 5 60। ओके, इसके आगे नोट करते हैं x बार बराबर, यहाँ पर क्या कर देते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, a बराबर 35 प्लस यहाँ पर कर देंगे 160 अपॉन 60, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 35 प्लस 6 दूनी 12 और फिर क्या हो जाएगा 6 6 ऐसे आ जाएगा बेटा, तो जाएगा 37.66। इसका क्या हो जाएगा बेटा समांतर माध्य। ठीक, ओके नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, इसका जो खा नंबर है उसको देख लेते हैं। इसका खा नंबर 5 का, 5 का खा नंबर है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। 5 का खा नंबर, 5 का खा नंबर है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। पांचवें का जो खा दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल, इसको प्रूव करना है बेटा कॉसेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं बेटा। LHS ले लीजिए यहाँ से, LHS जब ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से साइन कॉमन लेते हैं बेटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर लिख जाएगा कॉस अपान कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 और प्लस 1 अपान साइन थीटा अपान यहाँ पर हो जाएगा बेटा ये कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन क्या कर लेते हैं कॉमन, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपान साइन थीटा। ठीक बच्चों, यहां से साइन कैंसिल, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और इसको हम लिख देते 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ये माइनस का 1 आपका लिखा रहेगा, ये माइनस का 1 आपका लिखा रहेगा बटे यहां पर क्या हो जाएगा कॉट थीटा और माइनस 1 अपान कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 1 यहाँ पर, सॉरी बेटा 1 अपान साइन थीटा जो है वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं 1 की वैल्यू, एक सूत्र पढ़ा है आपने, क्या पढ़ रखा है सूत्र आपने, यहाँ पर देख लेना बेटा, सूत्र जो है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो यदि 1 बराबर निकालना चाहे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पर कॉट थीटा लिखा रहने दो, माइनस के कॉसेक थीटा लिखा रहने दो, और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1। अब देखो बेटा आपने फार्मूला पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र पढ़ रखा है आपने ए माइनस बी और ए प्लस बी, उस फार्मूले में इसको क्या कर देते हैं सॉल्व करते हैं। यहां से आ जाएगा बेटा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक
थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहां पर हो जाएगा कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। ठीक बच्चों, अपान यहां पर हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और यहां पर प्लस 1। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो ये पहले दिया था cos थीटा माइनस साइन थीटा, हमने क्या किया यहाँ से साइन कॉमन ले लिया और यहाँ पर साइन है नहीं तो उतने का आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर वही चीज किया। अब आगे करते हैं, नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब देखना बेटा, यहां से cot थीटा प्लस cosec थीटा आपको कॉमन मिल रहा है, cot थीटा प्लस cosec थीटा आपको कॉमन मिल गया, ये हो जाएगा cot थीटा प्लस cosec थीटा आपको कॉमन मिला। आपके पास यहां क्या बचेगा 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक, अब 1 माइनस ये माइनस और ये आपका लिखा रहेगा cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, अपान ये हो जाएगा बेटा यहां से कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक बच्चों, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम अपना ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये आपको कॉमन है। ठीक, और यहां पर 1 माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और बटे यहां पर कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ये आपका कैंसिल और ये आपका कैंसिल, तो क्या लिख जाएगा बेटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर RHS। ठीक, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल है, आपको माध्यिका निकालनी है 5 के गा में। 5 के गा में आपको क्या निकालना है बेटा, माध्यिका निकालना है। और माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला होता है माध्यिका मीन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे स्मॉल f गुणे h। ठीक, उस फार्मूले से इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। चलिए माध्यिका निकालना है, और माध्यिका एक 2 तरीके की होती है, एक वर्गीकृत आंकड़े की और एक बिना वर्गीकृत आंकड़े की। तो जो वर्गीकृत आंकड़ा होता है, जो भी बताया मैंने सूत्र, और जो वर्गीकृत होता है वो भी सूत्र, और जो बिना वर्गीकृत उसमें जो n यूज होता है वो सम या विषम पर डिपेंड करता है कि सम है कि विषम है। तो चलिए 5वें के गा नंबर है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपका, वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल क्या दिया है आपका बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपको दिया हुआ है बेटा। ठीक, समझ बात आ गई। चलिए ये बारंबारता 2 है, 4 है, 7 है और आपका 3 है और ये आपका 2 है। ठीक, अब यहां से बेटा ये फ्रीक्वेंसी या CF निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है ना, देखो संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहला पद 2, 4 2 6 हो जाएगा, 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18। यहां से n बराबर क्या हो गया 18। तो माध्यिका वर्ग के लिए बेटा यहाँ पर माध्यिका वर्ग के लिए क्या करते हैं, वर्ग के लिए तो n/2 nth टर्म से होता है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18/2 वह पद, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 9 पद हो जाएगा, 9वां पद, और 9वां कहाँ पर आ जाएगा बेटा 9वां जो nth टर्म है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो L बराबर स्मॉल जो है वो 20 हो जाएगा बेटा, निम्न सीमा इसकी, और जो F है वो आपका 7, और जो CF है माध्यिका वर्ग के ऊपर की संचयी बारंबारता होती है तो ये 6 हो जाएगा, और H क्या होता है वर्ग अंतराल होता है तो H बराबर 10। तो माध्यिका अर्थात मीन बराबर
L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बटे स्मॉल एफ गुड़े एच। L की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 20 और प्लस n बाई 2 का मतलब 18 बाई 2 मतलब 9 हो जाएगा, माइनस सी एफ कितना है बेटा 6 और स्मॉल एफ कितना 7 मल्टीप्लिकेशन 10, तो 20 प्लस 9 में 6 गए कितना बचेगा 3 और 3 का 10 से मल्टीप्लिकेशन तो 30/7 तो हो जाएगा बेटा 20 और 7 का 30 में डिवाइड करिए तो 7 4 जा 28 होता है बेटा, बचेगा 2 फिर 7 2 जा अर्थात 7 का 30 में डिवाइड कर दीजिए 7 4 जा 28 और यहाँ 2 पॉइंट लगाएंगे बेटा तो 7 2 जा 14 फिर 6 7 8 जा ऐसा 4.28 आ जाएगा लगभग यहाँ पर 24.28 या इसी को ऐसा लिख सकते हो 24.3। ठीक, ये आपका क्या आ गया बेटा माध्यिका आ गया। इसी का जो बेटा घ नंबर है सिद्ध करो कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सिंपल बेटा, देखिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। इजी ये सवाल बेटा, ये अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है सिद्ध करना है आपको अपरिमेय संख्या। तो अंडर रूट 7 तो मान के चलते बेटा 5 का गा है, मान लेते हैं कि माना अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है आपकी परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है वो p अपान के q के रूप में होती है। किस रूप में होती है अंडर रूट 7 इक्वल p अपान q, समीकरण पहला, जहां p तथा q क्या है बेटा आपके ये इंटीजर है, पूर्णांक है और इनका जो HCF है वो क्या है p तथा q का HCF जो है वो बराबर 1 है, अर्थात इनके जो को प्राइम फैक्टर है सह अभाज्य गुणनखंड वो क्या है 1 है और ये दोनों p और q सहअभाज्य संख्या है और सहअभाज्य का मतलब उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए ओनली 1 होना चाहिए। देखते हैं समीकरण 1 का दोनों तरफ क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्योंकि अनसॉल्व्ड बेटा मैं पूरा कर रहा हूं। तो अंडर रूट 7 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल p अपान q का होल ऑफ स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये 7 इक्वल पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन करवा दो बेटा तो p स्क्वायर बराबर 7 क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया बेटा कि आपने देखा कि 7 p स्क्वायर जो 7 है p स्क्वायर को विभाजित करता है, p स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो यहां से 7 जो है p को भी क्या करेगा p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, अब आगे मान लेते हैं कि माना p बराबर 7k के। ठीक, अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो p स्क्वायर बराबर 7 7 49 49 के स्क्वायर, ये हम समीकरण दूसरा कहेंगे। अब क्या करेंगे p स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं, p स्क्वायर की वैल्यू क्या करते हैं समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 49 के स्क्वायर टू 7 क्यू स्क्वायर, 7 से बन जा 49 तो 7 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा इंप्लाइज 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है विभाजित करता है। ओके, तो 7 जो है क्यू को भी क्या करेगा 7 क्यू को भी विभाजित करता है, क्यू को भी क्या करता है विभाजित करता है। तो यहाँ पर समीकरण तीसरा, तो समीकरण जो 3 और 2 से स्पष्ट हो रहा है कि 7 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और 7 पी को भी डिवाइड कर रहा है, अर्थात इनका जो HCF है पी और क्यू का वो कितना आ गया 7, आना क्या चाहिए बेटा 1 आना चाहिए। इसलिए हमारी संकल्पना जो हमारी जो अवधारणा लेके चले थे, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया गलत सिद्ध हो गया। इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे बेटा P तथा Q का HCF 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन 7 प्राप्त हुआ है
प्राप्त हुआ है। अब आगे क्या लिख देंगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हो गई है, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट। इसका जो है बेटा 6वां नंबर है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज है उसके समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये आपकी थेल्स प्रमेय है। ठीक है ना, क्या है बेटा, ये थेल्स प्रमेय है। 6वें का नंबर करा, कोई त्रिभुज है आपका, ठीक है ना, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज हो गया ABC। उसने क्या कहा है, सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, सपोज करो BC के समांतर हमने एक रेखा खींच लिया, इसका नाम D और E दे दिया बेटा। ठीक है ना, तो दिया क्या है आपको, यहां से उसने दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। ठीक, ये दिया हुआ है, और आपको सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है AD अपान BD इक्वल AE अपान EC। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो रचना कर देते हैं, रचना क्या करते हैं, देखो रचना में क्या करते हैं, E से यहाँ पर एक कोई लंब डाल देते हैं, इसको नाम M दे देते हैं, और D से यहाँ पर कोई लंब N डाल देते हैं, और E को B से मिलाते हैं और D को C से मिलाते हैं। ठीक, ओके। अब देखना बेटा क्या किया, EM लंब AD कामा DN लंब AE तथा BE DC को मिलाया, हमने इन सबको क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखो प्रूव करना बेटा, उपपत्ति सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं। चलिए अब देख रहे बेटा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका बेटा, त्रिभुज ADE का एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE। आपको पता है कि 1/2 मल्टीप्लिकेशन बेस क्या हो जाएगा बेटा, AD हो जाएगा, और परपेंडिकुलर लाइन क्या है, ME है, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। ओके, फिर इसके बाद एरिया, यहां से किसका एरिया निकाल लेते हैं, BDE का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये निकाल लेते हैं। अनसॉल्व्ड भी इसके पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो आप लोग। तो एरिया BDE, तो एरिया BD क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर भी क्या होगा, 1/2 और बेस, यहां पर क्या लिया आपने, BD और मल्टीप्लिकेशन, यहां पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, यदि आप इस ट्रायंगल को ऐसे बनाओ और ये लाइन ऐसे करो, यहां से इसको ऐसे मिलाओ, तो ये जो लाइन ऐसे जा रही है यहां से, ये इसको यहां से ऐसे की, ये इसका परपेंडिकुलर लाइन लंब हो जाएगा, ये ME इसका क्या काम करेगा, लंब का काम करेगा, ME। तो ये ME और ME कैंसिल, 1/2 कैंसिल, AD अपान BD समीकरण पहला हो गया। अब इसी प्रकार एक बार और ले लो बेटा, तो एरिया ऑफ यहां से क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DEC। यहां पर क्या लिखेंगे, 1/2 बेस क्या बेटा, AE है, और परपेंडिकुलर लाइन कौन है, DN है, DN अपान 1/2 बेस यहां पर क्या हो जाएगा, EC, और परपेंडिकुलर लाइन क्या बेटा इसकी, ये DN इसकी ले ली जाएगी, तो DN से DN कैंसिल और 1/2 से कैंसिल, तो क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ DEC इक्वल क्या हो जाएगा, AE अपान
EC, ठीक, ओके। समीकरण दूसरा, देखो एक चीज और बता दें हम कि जब किसी दो समांतर रेखाओं के बीच और आधार जिसका DE हो और उसमें कोई त्रिभुज बन रहा हो तो उनका जो क्षेत्रफल है वो आपस में क्या होगा, बराबर होता है। अर्थात ये BDE का एरिया और DEC का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ये जब एरिया बराबर है तो इनका इस साइड राइट हैंड साइड वाला ये चीज बराबर हो जाएगी। तो AD अपान BD बराबर AE बटे EC। ऐसा क्यों हुआ आपको बताया मैंने ना कि जब कोई दो समांतर रेखाएं हो और किसी एक आधार पर दोनों त्रिभुज बन रहे हो तो उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, यदि बिंदु 5वें का 6वें का ख नंबर बिंदु 2,1 -2,3 और 8,2m संरेख हो तो m का मान ज्ञात करना। ठीक बच्चों, चलिए देखिए, संरेख होने के लिए दो कंडीशन होती है, AB निकालें, BC निकालें और CA निकालें और दो को ऐड करके तीसरे के बराबर कर दे, सिद्ध हो जाता है। एक दूसरी कंडीशन होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल में रखें और देख ले उसमें यदि वो 0 के बराबर है, क्योंकि संरेख है तो 0 के बराबर एरिया हो जाए तो हम कह देंगे कि वो संरेख और वहां से m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए 6 का नंबर हो गया बेटा, देखिए खा पढ़ते हैं अब। 6 का जो खा नंबर है, कह रहा बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु क्या है आपके, बिंदु 5,1 ठीक -2, और जो आगे दिया है 8,2m, ये बिंदु दिए हुए हैं। ओके, और कह रहा दिखाइए कि संरेख हैं, तो पहले AB निकाल लीजिए, फिर BC निकाल लीजिए, फिर CA निकाल लीजिए, ठीक है ना। या तो फिर आप ऐसा करिए, आप लोग संरेख है चूंकि दिए हुए हैं, ये क्या है, संरेख है, तब क्या करेंगे, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। चूंकि संरेख है तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक, यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी बेटा 5 है और y2 - y3, y2 की वैल्यू कितनी -3 और y3 की वैल्यू क्या है -2m हो जाएगा। प्लस x2 की वैल्यू कितनी बेटा -2 और y3 कितना है -2m और y1 कितना है बेटा -1। क्लियर, प्लस x3 कितना है 8, ओके, y1 कितना है 1, y2 कितना है -3 है तो माइनस प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। इक्वल यहाँ से 5 -15 -10m प्लस इस माइनस के अंदर गुणा करा दो बेटा, माइनस सही तो क्या हो जाएगा प्लस के 4m और प्लस के 2 इक्वल 4 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएंगे बराबर 0। देखो यहाँ से 32 2 34 माइनस ये माइनस के 6m हो जाएगा बेटा और 32 2 34 हो जाएगा यहाँ पर प्लस के कितना बचेगा 34 और माइनस के 15 इक्वल 0। अब यहाँ पर बेटा क्या कर दो 34 में 15 घटा दो तो 14 में 5 गए 9 बचेगा 6m माइनस के, ठीक है ना, 34 माइनस के 15, 14 में 5 गए 9 और यहाँ पर बचेगा बेटा 2 में 1 गए 1 तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पर 19 इक्वल 0। तो यहाँ पर जाएगा बेटा माइनस के 6m बराबर -19 m बराबर 19/6। क्या हो जाएगा m बराबर 19/6, ठीक है ना बेटा। और देख लो थोड़ा सा यहाँ पर y3 की वैल्यू कितनी प्लस के 2m में थोड़ा गड़बड़ हो गया ये, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा बेटा, सॉरी ये क्या हो जाएगा माइनस का और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 14, ये आपका क्या हो जाएगा 14, ये आपका 14, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 19/14। ओके, चलिए 6 का खा नंबर कंप्लीट। देखिए 6 का गा नंबर, 6 का गा नंबर, सिक्स का जो गा है वो कह रहा है कि धातु एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, 6 का जो गा है वो कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई
तिरछी ऊंचाई L बराबर क्या हो जाएगी बेटा, कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक। और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा बेटा पाई आर एल प्लस आर, ठीक बच्चों, बराबर कितना दिया है, 90 पाई दिया है, ओके। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, आर और एल की वैल्यू क्या है, 13 प्लस आर इक्वल 90, ठीक। अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करो तो बेटा तो ये जाएगा आर स्क्वायर प्लस 13r माइनस 90 इक्वल 0। बेटा इसके फैक्टर करना है, ऐसे फैक्टर करना है कि 90 और ये 13r आ जाए, तो ठीक है बेटा इसके फैक्टर करो, 90 के ये 45 हो जाएगा बेटा, फिर 3 से ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से ये 5 हो जाएगा, फिर 5 भी हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो यहां से क्या करते हैं, 3 दूनी 6 और 5 तेई 15 नहीं बनेगा, 3 त्रिकाई 9, 5 दूनी 10 नहीं सेट होगा बेटा, तो 5 तेई 15, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18 और 18 में 5 गए बेटा, कितना बचेगा 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के 18r माइनस के 5r और माइनस के 90 इक्वल 0, आर कामन ले लीजिए तो आर प्लस 18 माइनस 5 कामन ले लीजिए तो आर प्लस 18 इक्वल 0, तो यहाँ से हो जाएगा आर प्लस 18 और आर माइनस 5 इक्वल 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा r प्लस 18 बराबर 0, तो r बराबर माइनस 18, जो कि अग्राह्य या इम्पॉसिबल है, क्या है वो, अग्राह्य है या इम्पॉसिबल है, क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा r माइनस 5 इक्वल 0, तो r बराबर हो जाएगा आपका 5। ये सोल्यूशन इज कंप्लीट, ठीक। 6 का गा हो गया, घा देख लेते हैं बेटा, 6 का गा नंबर हो गया, घा देखते हैं, 6 का घा, 6 का घा क्या कह रहा है, धातु के 3 ठोस घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक धातु बनाया, तो बनाए गए धातु का जो घन है उसका किनारा क्या होगा, ठीक है। 3 धातु है, तो पहले धातु की भू साइड जो है A1 इक्वल कितनी है बेटा 3, फिर A2 इक्वल 4 और A3 इक्वल 5। इन तीनों ये घनों के हैं, तो ठीक है ना, तीनों इनसे जो ये पहले घन की साइड है, ये दूसरे घन की साइड है और तीसरे घन की साइड है, इन तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, उसकी साइड हम A कह देते हैं। तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन इक्वल हो जाएगा तीनों घनों का आयतन, ठीक है ना, तीनों घनों का आयतन। तो बड़े घन का आयतन क्या होगा, साइड का क्यूब, भुजा क्यूब, फिर क्या हो जाएगा A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब, ओके, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, नहीं सॉरी हाँ 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ये 4 चौक 16, 16 चौको 64, 5 5 25 5 125, इनको ऐड कर दीजिए बेटा, 27 64 1 2 5 7 4 11 11 5 16, 2 1 3 6 3 9 9 2 11, ये हो जाएगा 216, ठीक है। तो A क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा 216, तो A बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की जो साइड है वो कितनी आ गई बेटा, ये 6 का घा नंबर है, तो बड़े साइड की जो भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। चलिए 7वें का नंबर 1/x - 3 माइनस 1/x + 5 इक्वल 1/6 सॉल्व करते हैं बेटा। 7वें का नंबर, 7वें का कहा हल है उसको, 7वें का नंबर 1/x - 3
और माइनस 1/x+5 इक्वल 1/6। ठीक, यहां पर बेटा करोगे इसका एलसीएम ले लो, x - 3 x+5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन x+5 माइनस x - 3 बराबर 1/6। बेटा इस माइनस के अंदर गुणा करा दो, x+5 माइनस x+3 इक्वल ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करा दो बेटा आपस में, तो हो जाएगा x² माइनस के 3x प्लस के 5x माइनस के 15 बराबर 1/6। ये और ये कैंसिल, 8 हो जाएगा, x² प्लस के 2x माइनस 15 इक्वल 1/6। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² प्लस का 2x माइनस 15 और 6 8 जा 14 इक्वल 48 सॉरी, ये हो जाएगा 6 8 जा 48, हो जाएगा x² प्लस के 2x माइनस 15 और माइनस 48 इक्वल 0, और हो जाएगा x² प्लस के 2x, ये 63 हो जाएगा इक्वल 0, और 63 के फैक्टर कर दो कि 2x आ जाए तो 9 7 जा 63 होता है, तो 9x² प्लस के 9x प्लस के माइनस के 7x माइनस 63 इक्वल 0, तो हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 माइनस 7 कॉमन लो तो x प्लस 9 इक्वल 0, तो x प्लस 9 और x माइनस 7 इक्वल 0, तो x की वैल्यू -9 कामा प्लस 7। ये सोल्यूशन इज कंप्लीट। ठीक है ना, 7 का। अब देखिए 7 का अथवा नंबर जो है, 7 का अथवा नंबर, चलिए नेक्स्ट 7 का अथवा नंबर, 7 का अथवा नंबर देखिए 7 का अथवा नंबर क्या दिया है, 7 का अथवा नंबर है, करा एक समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या है, x+2 है और 4x+1 है सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो आधार बराबर कितना दिया, समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या है, x+2 है, और लंब कितना दे दिया है बेटा उसने, 4x+1 दिया हुआ है, और कह रहा है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, इसका जो समकोण त्रिभुज का एरिया होगा क्या होगा, 1/2 आधार गुणे लंब गुणे ऊंचाई है, आधार गुणे ऊंचाई कुछ भी कर दो बेटा, यहाँ से इसका एरिया कितना दिया है 84 इक्वल हो जाएगा 1/2 x+2, और यहाँ से हो जाएगा 4x+1। ठीक, 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा, 84 इक्वल 2x+2 और x+1, ये कितना आ जाएगा बेटा 4 और 2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कराओ बेटा, x² प्लस के 2x प्लस का x+2 और इक्वल कितना 42, तो x² प्लस का 3x, और 42 उस साइड जाएगा तो उसमें घट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 40 माइनस के इक्वल 0, इसके फैक्टर कर दो कि 3 आ जाए। ठीक है ना, देख लो एक बार और चेक कर लो बेटा, 84 दिया है ना उसका क्षेत्रफल, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 होता है, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 तो इससे कटेगा 2 4 जा 8 2 2 जा, ठीक, ये 42 इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 40। अब 40 कैसे फैक्टर करना है कि ये 3 आ जाए, तो माइनस के 40, ठीक है ना, तो माइनस के 40 के फैक्टर करो 20 आएगा, फिर 2 करोगे 10 आएगा, फिर 2 करोगे तो 5 आएगा। ठीक, तो यहाँ से 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 10 में 4 गए 6 बचेगा 3, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर श्री धराचार्य जी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, श्री धराचार्य जी लगा देंगे, और इसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, श्री धराचार्य लगाएंगे, और श्री धराचार्य जी का सूत्र क्या होता है मालूम है ना, श्री धराचार्य जी का सूत्र जो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर क्या है 3 है और c बराबर माइनस के 40। ठीक, ओके। अब यहाँ से क्या कर देंगे, x बराबर माइनस के b मतलब 3,
ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर और माइनस 4ac मतलब 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू कितना माइनस के 40 बटे 2a अर्थात 2 गुणे 1 तो माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 त्रिकाई 9 4 चौक 16 160 हो जाएगा बेटा ये और बटे 2 तो माइनस के 3 प्लस माइनस 169 रूट के अंदर बेटा अपॉन 2 तो ये 13 हो जाएगा माइनस के 3 प्लस माइनस 13 बटे 2 तो एक बार 3 प्लस 13 बटे 3 2 माइनस के और एक आ जाएगा माइनस के 3 माइनस के 13 बटे 2 तो 13 में 3 जाएंगे बेटा यहाँ पर कितना बचेगा 10 बटे 2 कामा और 13 3 16 माइनस के बटे 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और कामा माइनस के 8 तो माइनस 8 नहीं लेंगे x बराबर हम क्या ले लेंगे बेटा 5 तो आधार क्या आ जाएगा 5 2 7 और जो लंब आएगा 5 1 6 6 चौको 24 और जो कर्ण आएगा वो आपका 25 से 26 के आसपास उसका स्क्वायर करेंगे तो निकल आएगा। हमसे क्या पूछा उसने तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए तो रख दीजिए आधार बराबर क्या हो जाएगा बेटा आधार कितना है आपका 7 5 प्लस के 2 बराबर 7 और लंब क्या हो जाएगा 4 और 5 प्लस 1 बराबर 24। अब आपको कर्ण चाहिए तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर तो 7 7 49 और प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा 576 इसको जोड़ दो बेटा तो 625 तो यहां से आ जाएगा 25 सेंटीमीटर तो कर्ण की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। बच्चों समझ में आया एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं दी हुई थी और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ था और हमने सॉल्व किया इसके फैक्टर नहीं हो तो हमने क्या किया श्री धराचार्य जी का सूत्र लगा दिया और ये सॉल्व कर दिया। ठीक ओके चलो नेक्स्ट